मैडम के 10 पॉइंट प्रोग्राम वाज वेरी पावरफुल. 10 पॉइंट प्रोग्राम. एक, बैंक नेशनलाइजेशन, लैंड रिफॉर्म्स, बाउंडेड लेबर, इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन. ये जो 10 प्रोग्राम थे, ये 10 प्रोग्राम हम गांव-गांव जाके पॉम्पलेट तैयार करके बांट के इनके खिलाफ माहौल कर दिए. अब वो आदमी आया, क्या बोलना अब जाके, किस मुंह से? तो हम गए, मैडम बोल रही तो हम कुछ नहीं बोल सके. और उनको ये भी बोले, मैडम यही आदमी आपके खिलाफ 79 में चिकमंगलूर से ठहरा, तुम उसको टिकट दिए, हमारी हालत क्या? डोंट वरी, आई विल सेट राइट एवरीथिंग बोले. तो इतना हम उसको गालियां भी दिए, उस हरासमेंट भी किया और हमारे मीटिंग को डिस्टर्ब किया. देखो हमारे मीटिंग को 144 लागू किया जब चंद्रशेखर गुलबर्गा आए थे. चंद्रशेखर, कृष्णकांत, मोहन दारिया, अर्जुन अरोरा, ये सब टीम आई थी. हम ऐसा ही छोटा एक मीटिंग टाउन हॉल में कर रहे थे, 1000-2000 लोग थे. इन्हें एक इश्यू कर दिया था उस वक्त कि ये 144 लगा और कोई मीटिंग नहीं होना चाहिए. लाठीचार्ज किया. ये चंद्रशेखर को 3 बार गुलबर्गा आना पड़ा, कृष्णकांत को, चंद्रशेखर को, उनको. और वैसे आदमी कि उसके खिलाफ चिकमंगलूर में भी हम प्रचार करें. तो इंदिरा गांधी जी को हम रिक्वेस्ट करें, कम से कम यहाँ तो टिकट मत दो, दूसरे किसी जगह. तब मैडम ने ये कहा, देखो आज नहीं कल आपको इसको फेस करना ही होगा. तो इसीलिए अब इस बार मैं इसको बागलकोट को भेजती हूँ, गुलबर्गा नहीं. तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट भेज दी हूँ. हमारे पास नहीं लड़ सके वो, हम लड़ने नहीं दिए क्योंकि यूनिटी भी थी और हम पार्टी के ओबीडिएंट भी थे. उनके साथ जो मैडम कहते थे उसके लिए हम जान देने को भी तैयार थे, लड़ने. लेकिन ये आदमी हमारी जान लेने वाला ही अगर वहां आया तो बड़ा मुश्किल होगा. ये कन्विंस करने के बाद उनको वहां पर जगह मिली बागलकोट में. फिर उसके बाद हमारी और बेइज्जती क्या हो गई कि वहां से जीत के आने के बाद मैडम उसको कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना दिया. चलो, तो फिर हम गए सब लोग, मैडम ये रिसेंटली आया, उसको तुम बनाए हमारी ये. अब हो गया, ठहरो, कुछ सोचो मत. फिर हमारी और भी बदकिस्मती, उसको कांग्रेस प्रेसिडेंट राजीव गांधी जी ने बनाया. तो ऐसे मुसीबतें आती हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसे मुसीबतें आती हैं, लेकिन आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा. और वक्त ऐसा आता है जो व्यक्ति के लिए हम अपोज करते थे, जो व्यक्ति मैं बहुत बड़ा समझता था, वो व्यक्ति मेरे पास आके अपने बच्चे के लिए टिकट मांगने की नौबत आई और उसको मैं उसके बेटे को टिकट दिया. इसलिए दिया कि वो कांग्रेस में आ गया था और हारा थी वीरेंद्र भट्ट, उसका बच्चा भी हारा क्योंकि लोग नहीं चाहते थे. तो ये जो है कभी कभी एकादा होता है. मैं वैसा करने नहीं जाऊंगा जो आपके खिलाफ बहुत काम करे. मेरे जैसा अगर जो ये हुआ है तो थोड़ा कुछ हुआ तो ठीक है, संभाल लेंगे, लेकिन पूरा का पूरा ऐसा नहीं होना. लेकिन आपको पार्टी के लिए सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है.
टॉलरेंस भी होना पड़ता है, पार्टी के उसूलों के तहत चलना भी चाहता है, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है। ये मैं अनुभव से बताता हूं। फिर मैंने उसके बाद वो मिनिस्ट्री में मुझे नहीं लिया, और मेरा दोस्त था एक धर्म सिंह, उसको भी नहीं लिया, तो हम नहीं लिए, चुप बैठे, और हम कुछ नहीं समझे, चलो छोड़ दिए। तो सडनली 10 महीने में ही उनका इंतकाल हुआ। तब राजू जी ने बदलकर दूसरे चीफ मिनिस्टर को लाए। खैर दूसरा चीफ मिनिस्टर को लेना ही पड़ता था, ले लिए। तो मैं ये आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, हर सिचुएशन का मुकाबला करना और टॉलरेंस रखना ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कोई आप हिमुलेशन मत समझिए, अरे मेरे को उन्हें ऐसा बोला, उन्हें वैसा बोला, ये बोलते चले जाते। भाई ये संस्था ऑर्गेनाइजेशन तो जिंदा रहने वाली है, अब 140 साल जिंदा है। कितने लोग मरे, कितने लोग गए, कितने लोग पार्टी छोड़ के गए, कितने लोग गए, मैं बोलने वाले सब गए, वो मट्टी में गए, फिर अभी भी आप लोग जिंदा है कांग्रेस। तो इसीलिए भाइयों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक तो राजू, हमारे राहुल गांधी जी का भी आंदोलन है, और ये हमारी जो लड़ाई भी है, ये किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए, और संविधान बचाने के लिए, और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है। तो आप ये इस पे कटिबद्धता रखेंगे और इस चीज़ को अनुष्ठान में लाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और आप इस खास करके जो गुजरात की धरती है, और गुजरात में जो हमारे को गुजरात वालों ने जो संविधान, लोकतंत्र और आजादी दिलाई है, उसको हिफाजत करने का आपका काम है, गुजरात का, डीसीसी का। और बाकी के कितने भी हो, वो जो संगठन आज बीजेपी वाले करा रहे हैं, वो सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए, और सबसे ज़्यादा अगर झूठ बोलते हैं, वो भी झूठ बोलने वाला भी आप ही के पास पैदा हुआ। तो मेरे को कहना ये है कि नोटबंदी करता हूँ, 2 करोड़ नौकरियां देता हूँ, 15 लाख रुपए काला धन देता हूँ, मैं एमएसपी ये करता हूँ। अरे कहाँ है भाई तुम्हारा? एक तो सच है इसमें, गांधी जी जो सत्य बोलते थे और देश को आजादी दिलाए, ये असत्य बोल के कुर्सी पे बैठा है। आज का मोदी असत्य बोल के, झूठ बोल के कुर्सी पे टिका हुआ है। इसीलिए राहुल गांधी एक नया स्लोगन ही निकाले हमारे कार्यकर्ताओं ने, क्या है? चोरी, हाँ, वोट चोर गद्दी छोड़। ये जो उसका स्लोगन आया है, ये चोर के लिए आया है। और कभी गांधी जी अगर अब तक कुछ वो रहते थे, या अपेक्षा तो हम नहीं कर सकते क्योंकि आयु के हिसाब से, लेकिन उनके विचार अभी भी जिंदा है। तो ये उनके विचारों को बहुत ख़त्म करने की काम कर रहे हैं। और आज अमीर और गरीब में खाई बढ़ती जा रही है। इसके लिए हमारी कांग्रेस पार्टी की लड़ाई जारी है, और हमारे जितने भी एमएलए हैं, एमपीज हैं, और पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता हैं, और इनको मजबूती के साथ आप खड़ा होकर, हमारी जो कानून भी हम लाए, गरीबों के लिए ही लाए पहले से। जैसा कि सोनिया गांधी जी ने मनरेगा कार्यक्रम लाया, किसके लिए लाया? गरीबों के लिए लाया।
फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, किसके लिए? वो गरीबों के लिए। राइट टू इंफॉर्मेशन लाए कि ये सबको नागरिक को मालूम होना कि सरकार में क्या चल रहा है। और एजुकेशन का, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये सारी चीजें कांग्रेस गरीबों के भलाई के लिए, जनता के भलाई के लिए लाई। लेकिन बीजेपी और मोदी जी जनता की भलाई नहीं चाहते, वो सिर्फ अपने चंद दोस्तों की भलाई के लिए पूरा राष्ट्र का संपत्ति लुटा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर खत्म, प्राइवेट सेक्टर में एक या दो को सपोर्ट करते हैं। छोटे मोटे अपने धंधा बिजनेस करने वाले लोग खत्म हो गए। किसको फायदा कर रहे हैं आप? चंद लोगों को, चंद दोस्तों को। तो इसका आपको एक तोड़ना है। अखंड भारत के लिए हमको लड़ना है और हम ही वो काम कर सकते हैं, दूसरे कोई नहीं कर सकते, ये आप याद रखिए। आप ही वो ताकत, आपकी ताकत के वजह से भारत अखंड रहेगा, एक रहेगा। लेकिन भाषण बहुत देते हैं बीजेपी वाले। कभी यार जूनागढ़ नहीं आए शायद, चाइना के प्रधानमंत्री अहमदाबाद ही आए शायद, अहमदाबाद। हाँ, वहाँ झूला था ना, हाँ, वहाँ अहमदाबाद में झूले में खेले और बाद में वो हमारे बॉर्डर पे आकर हमला करे। और उस वक्त कांग्रेस पार्टी के लोग, राहुल गांधी जी, सभी ने बोला, अरे भाई तुम तो झूले पे खेले लेकिन बॉर्डर पे पूरा कब्जा कर रहा है। तब उनका जवाब क्या था? उनका जवाब ये था, भारत के अंदर कोई घुसा नहीं, किसी को घुसने नहीं दिया। ये कहा कि नहीं? अब वो घुसा नहीं, कोई घुसा नहीं, घुसने नहीं देगा, खुद ही जाके अब गले पड़ रहे। जब राहुल जी कहते थे कि चाइना ने ये कब्जा कर लिया है, तब इन्होंने बोला कि राहुल गांधी जी चाइना के एजेंट है, चाइना के पैसे इनके इंस्टीट्यूट्स को आते हैं। कहा कि नहीं? फिर अब क्यों गए भाई? ऐसा बदनाम पार्टी को यही लोग करे, हमारे पार्टी को, और करके यही लोग जाके उनके साथ मिलते हैं। देश के हित में हम अव्वल लोग हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। देश को जिंदा रखना, देश में एकता रखना और देश एक रहना, इसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए कांग्रेस के लोग आज भी तैयार है। और पहला जो हमने सैक्रिफाइस किया देश को आजादी की दिला, और ये गुलामी का काम करते थे, ये ब्रिटिशर के गुलाम थे, नौकरी के लिए उनके पीछे फिरते थे। आजादी के लिए इन्होंने लड़ा नहीं, हमारे लोग आजादी के लिए लड़े, फांसी पे चढ़े, लाठियां खाए, जेल में भर गए। इन्हों क्या करे भाई? क्या करे? अब मलाई खाते बैठे हैं, दोस्तों को खिला रहे, और ऊपर से बोलते मेरी इंच 56 इंच की छाती है, तो लेके क्या करूं मैं? वो टेलर के पास जाओ और एक कोट सिला लो। क्योंकि यहाँ कोई उनका एक फ्रेंड बोले, कोई भी कि बोले कि वो उसको सब डायमंड लगे हुए थे, तो कोई बोले भाई ये डायमंड लगे हुए नहीं, किसी मेरे ट्राइबल फ्रेंड ने ये 40 लाख के कोट बना के दिया। उन्होंने बोला, सुने नहीं उनके आदमी, हाँ सूरज, तो डायमंड का कोट पहनने वाला आदमी ये कहता है, हमको सिखाता है कि देश क्या है, देशभक्ति क्या है, और देश को टिकाने में, आजादी टिकाने में हमारा हाथ है। एकता के लिए
जैसा कि इस देश को एक रखना, इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी। राहुल गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए गोलियां खाई और उनकी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा यहां गिरा, एक टुकड़ा वहां गिरा, और वो जमा कर लाकर उनका अग्नि संस्कार किया। है कोई आपके पास ऐसा आदमी? आज भी एक आदमी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लोगों के हालत पूछने के लिए चलता है, उसका मजाक उड़ाते हो। अरे तुम तो कुछ नहीं कर सकते। जो आज जो फैमिली देश के लिए लड़ रही, मर रही है, कुर्बानी दे रही, अरे वो तो याद करो। तो इसीलिए भाइयों, मैं आपको बहुत बात करके सताना नहीं चाहता, क्योंकि आप बोलेंगे भाई कितना देर बोलेगा इन्हों, और बोलते ही रहा, हम सुनते ही रहेंगे। तो मैं आपको इसलिए बोलना पड़ रहा है कि इतिहास जो रचता है, इतिहास जो बनाता है, वही आदमी बना सकता है जिसके पास ताकत है, जिसके पास कमिटमेंट है, जो देश को बचाने का, वही आदमी कर सकता है। तो ये कांग्रेस के पास है, और कांग्रेस आज काम कर रही है। तो आपको जो काम सौंपेंगे, माइक्रो मैनेजमेंट का हो, बूथ लेवल का हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कितने बहुत से लोग होंगे, लेकिन आपको कोई एक काम करना है कि बूथ लेवल से लेकर पीसीसी तक मजबूती बनाना है। और मैं देखा हूं बहुत से दफा, मेरे इलेक्शन में भी एजेंट बैठते थे। बैठने का पहले चलता था बहुत कि कोई ऐसा उतना सीरियस नहीं लेते थे। पहले हम इलेक्शन में पहला लड़ा तो मैं सिर्फ मेरे 6,000 रुपये खर्च हुए थे 72 में। फिर दूसरा लड़ा, मिनिस्टर बना था, तो लोगों के दिमाग में रहता है मिनिस्टर है भाई क्यों चंदा देना। लेकिन फिर भी 2-4 लोग रहते हैं, नहीं हमारे गांव में बहुत काम हो गया, हम कर लेंगे, कर लेते थे। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसा ही करते रहे। करते तो लोग सपोर्ट भी करते। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा, बूथ लेवल पे आप जो आदमी को बिठाते हैं वो बहुत ईमानदार आदमी होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और आप इसी को बोलना चाहिए। और एक एडिशनल, आप किसी का भी इलेक्शन में मदद लो, उसको 2 आपको फॉर्म लेना चाहिए। एक तो अपना असल पार्टी का आदमी, और एक और कोई आपका मित्र है तो उससे। पहला काम आपको करना होगा, आप इधर उधर नहीं देखना। जब कोई भी वोटिंग चलती है उस वक्त अपना आदमी हर घर का टिक मारते जाना, मिस नहीं करना एक भी। टिक मारने के बाद आपको मालूम होता किस घर में कितने लोग वोट डाले, कितने नहीं डाले। और उसमें यह भी मालूम होगा कि आपको किस एरिया से, किस गली के लोग आकर वोट डालें, और वो कौन से कम्युनिटी के हैं या कौन से पार्टी के। उसी के ऊपर आपको मालूम होता आपका रिजल्ट। लेकिन हमारे लोग क्या करते, टिक नहीं करते, उधर इधर जाते हैं, अल्टरनेट बिठाते नहीं। ये मजबूती का काम है, ये करो। उसके साथ में फिर बाद में दूसरे किसी को भेजकर लोगों को उठाना, करना, रिक्वेस्ट करना एडिशनल। ये अब तो मोदी जी का नया है स्टाइल कि इलेक्शन में एक लिस्ट
हमारे को पहले सर्कुलेट करते हैं, फिर उसके बाद इलेक्शन के दिन ये एडिशनल लिस्ट सीईसी से आई है, इलेक्शन कमीशन से आया है, ये नया लिस्ट है। अभी वो लिस्ट हमारे पास नहीं रहता उस वक्त। तो इसका पूरा पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो इतना मेहनत करके हम हारते जाएंगे। तो मैं इतना ही कह के आप तमाम लोगों को फिर एक बार